Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and happy Diwali to everybody from my side. I wish you all a very happy Diwali. खूब अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए आज, क्योंकि है आपकी दिवाली का पूरा एक्चुअली सीजन ही चल रहा है। जब से धनतेरस हुआ है, उसके बाद कल धनतेरस था, है ना। और कल क्या एक्चुअली 2 दिन पहले धनतेरस था। तो आपको ये जो भी क्लास आपको मिल रही है, ये सारी स्पेशल क्लासेस होंगी। और हर दिवाली की तरह, जैसे लास्ट टाइम भी दिवाली में हमने कुछ स्पेशल क्लासेस करी थी, इस बार भी कुछ स्पेशल ही है, क्योंकि हम आपके लिए कुछ स्पेशल में इसमें लेकर गए। अच्छा, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना जरूर, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव और लेटर राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि चाहे वो आपका नाबार्ड का एग्जाम हो, आरबीआई का एग्जाम हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, इन सभी में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जरूर होता है। एंड ऑलमोस्ट जो मार्किंग होती है वो 25 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चंस देते हैं, एक ऐसे और दूसरा लेटर। ठीक है, एक ऐसे और दूसरा लेटर, यानी ये 2 क्वेश्चंस ही आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसके मार्क्स जो हैं आपके, वो मेंस एग्जाम में कट ऑफ के टाइम पे ये मार्क्स आपके जुड़ते हैं। तो आपको यहाँ इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड लेटर राइटिंग। तो उसी चीज के साथ मैं दिवाली में आप सभी के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन, एक तरीके से हम कह सकते हैं तोहफा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, डिस्क्रिप्टिव और लेटर राइटिंग की टिप्स और ट्रिक्स के साथ। उसके साथ ही साथ हम इसमें आपको कुछ टॉपिक्स भी बताएंगे। सुबह 10 बज रहे हैं, फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए एज मच एज यू कैन एवरीवन, क्योंकि दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और काफी सारे बच्चों ने मुझसे बोला भी था कि मैम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कुछ लेकर के आइए, वो हमें थोड़ा सा सीखना है ना। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आप सभी के लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन ज्वाइन दिस वन, और ये दिवाली अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस मत करिएगा। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू दी महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं शालिनी महिंद्राज आप सभी का स्वागत करती हूँ एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, और सेफ दिवाली और हैप्पी दिवाली रखना। क्रैकर्स चाहे जितना मना करे, देखो हम उतना ज्ञान नहीं देंगे कि भाई पटाखे मत फोड़ो, ये मत करो, वो मत करो। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इतना करो कि अदर लोगों को परेशानी ना हो। हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। बस मनाओ दिवाली, खूब अच्छे से मनाओ, लेकिन जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं वो परेशान ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो हमारी वजह से। तो इन चीजों का भी ख्याल आपको ही रखना है, राइट। तो देन हैव अ सेफ दिवाली एवरीबॉडी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन की शुरुआत विद दिस ब्यूटीफुल कोट, एंड द कोट ऑफ द डे इज यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टुडे and watch as new doors of opportunity open। देखो, दिवाली से ही रिलेटेड मैंने एक्चुअली कोट रखा है, वो इसलिए क्योंकि दिवाली क्या होती है, एक प्रकाश, कहते हैं ना कि प्रकाश का पूरा एक, जब राम जी सीता जी को लेकर के आए थे तो अयोध्या कह रही हूँ, है ना, यहाँ पे आप अगर इसको देखेंगे ना, तो राम जी जब सीता जी के साथ वापस आए थे अपनी नगरी, तो वहां पे काफी सारे दिए जलाए गए थे। तो उसी के बाद से ये दीपावली मनाई जाती है, राइट। लोग कहते हैं दशहरा, वो रावण को मारा गया था इसलिए, बट ऐसा नहीं है, वो तो दशहरा हो गया। बट जब राम जी सीता जी को वापस लेकर के आए थे, तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने लगा। ठीक है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय, समथिंग लाइक दैट। तो यू हैव टू जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ टुडे। एक ऐसा फेथ, एक ऐसा विश्वास जगाना होगा, एंड उसको एक एज दैट न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन हो आपके सामने। तो हर दिन, कहते हैं ना, जैसे हर दिन, हर एक नए दिन के साथ नए सूर्य, जैसे जब नया सूरज निकलता है, सूरज वही है, सन वही है, बट जो उसका नई रेज होती हैं, भाई आप रात में सो जाते हो, सुबह उठते हो तो नया दिन होता है, नई शुरुआत। तो वैसे ही यू हैव न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिनको आपको ओपन रखना है और अपनी लाइफ को ऐसे ही सक्सेसफुल बनाना है, राइट। एंड नाउ टुडेज वोकैब ऑफ द डे इज फिलिग्री। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड फिलिग्री? क्या आपने फिलिग्री के बारे में सुना है? क्या होता है ये? कहोगे मैम ऐसा लग रहा है पेडिग्री है, बट ये पेडिग्री नहीं है, दिस इज फिलिग्री। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से बताइए कि फिलिग्री का मतलब क्या होगा, एनीबडी? चलो,
फिलिग्री की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल वर्क ऑफ फाइन, टिपिकली गोल्ड और सिल्वर, जो गोल्ड या सिल्वर से बना होता है कोई एक ऐसा ज्वेलरी वर्क, वायर फॉर्म्ड इनटू डेलिकेट ट्रेसरी। जैसे हमारी जो ज्वेलरी बनती है ना, गोल्ड की या सिल्वर की, उसमें एक जो वायर पतली सी लगाई जाती है वो एक ऑर्नामेंटल, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड फिलिग्री। बेसिकली ये हम ग्लिटर, एम्ब्रॉयडरी और एडॉर्नमेंट, इसका सिनोनिम की तरह इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एम्ब्रॉयडरी बहुत महीन महीन होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स एंटोनिम्स, तो ऑब्वियसली दाग, धब्बे, स्कार, डिसफिगरमेंट। एक है ऑर्नामेंट, आप उसको अच्छे से फिगर में लेकर के आ रहे हो, अच्छे से ज्वेलरी बना रहे हो, नक्काशी जैसे हम कहते हैं ना, एम्बाइबिंग, उस तरीके से। और अगर स्कार या डिसफिगरमेंट है तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया? सेंटेंस देखो कैसे यूज हुआ है। द वेडिंग रिंग वॉज व्हाइट गोल्ड फिलिग्री विद टिनी डायमंड्स। अब वेडिंग रिंग, जैसे मान लो ये रिंग है, अब इसमें क्या है, बहुत सारे डायमंड्स जो लगे हुए हैं, दैट इज गोल्ड फिलिग्री विद टिनी डायमंड्स, छोटे छोटे डायमंड्स के साथ गोल्ड फिलिग्री, इसकी एक फाइन वर्क, एक वायर से, जैसे ये रिंग होती है ना, इसको कनेक्ट की गई है, इसको जोड़ी गई है, ठीक है। तो उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं फिलिग्री। आई होप ये वर्ड में भी आपने ना सुना हो, लेकिन अब अगर सुन लिया है तो आपको इसका मीनिंग जरूर पता हो गया होगा। यू कैन नोट इट डाउन एज वेल, राइट? आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका अब डिस्क्रिप्टिव और लेटर राइटिंग, उसके टिप्स ट्रिक्स। पहले ये जानेंगे कि कैसे टाइप के, कौन से टाइप के लेटर्स होते हैं, किस टाइप के एसेज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर राइटिंग की। सो आर यू ऑल रेडी? इफ यू ऑल आर रेडी, जस्ट रेज योर हैंड इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट फर्दर। फटाफट से सभी लोग, यू जस्ट रेज योर हैंड, एवरीबडी जल्दी से रेज योर हैंड करें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट से सभी लोग अपने हैंड रेज कर दें और फिर हम सेशन की स्टार्ट करेंगे सेशन को, है ना। एकदम धमाकेदार सेशन बनाना है सबको, ठीक। चल, जब हम लेटर की बात करते हैं, whenever we talk about letter, so there are mainly two types of letter. Two types of letter होते हैं जो एग्जाम्स में आपके आते हैं, whether it will be formal और informal। दो ही टाइप के लेटर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है। जब हम फॉर्मल की बात करते हैं, मतलब आप ऑफिशियली कोई काम कर रहे हैं, और इनफॉर्मल का मतलब हो जाता है कि जो अनऑफिशियल होता है। यानी कि जब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज रिटन इन ऑफिशियल एंड नॉन पर्सनल कैपेसिटी। यानी कि जो नॉन पर्सनल होते हैं उसमें आप जैसे मान लो आपने लेटर लिखा एडिटर को कि भैया ये चीज हो गई है, आपने नगर पालिका या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा, ठीक है। तो ये सारे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ये पर्सनल इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक। और दूसरा है कि रिटन किसको लिखे जाते हैं, ये अथॉरिटीज होती हैं, डिग्नेटरीज होती हैं, ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज होती हैं, न्यूज एडिटर्स होते हैं, बैंक मैनेजर्स होते हैं, इन सबको ही लिखा जाता है। मोस्टली आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, वही चीजें हमने इंक्लूड भी करी है कि आप किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, कोई डिग्नेटरी है, कोई ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज है, न्यूज एडिटर्स हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, इनमें से कोई भी, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है जिसके लिए आप लेटर लिखते हो, तो वो आते हैं फॉर्मल लेटर्स में। जब हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो ये पर्सनल लेटर होते हैं। पहली बात, जैसे ये ऑफिशियल होते हैं तो इनफॉर्मल मतलब ये पर्सनल लेटर्स होते हैं। तो पर्सनल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में आप किसी को लेटर लिख रहे हो, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जैसे मान लो कोई कनाडा में है, कोई आपका बेंगलुरु में है, कोई कोलकाता में है ना, कोई आपका दुबई में है। तो लेटर का जमाना वैसे तो नहीं रह गया है, बट स्टिल आप उसको मेल तो करते हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो ठीक है टाइप्स, एक चीज याद रखना, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है ना बैंक एग्जाम्स में, ये कुछ आपको यहाँ पे हम आपको जो चीजें बताएंगे भी, बहुत ध्यान से पढ़ना इस चीज को, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर दैट इन द एग्जाम you will have to type the essay online on the computer. You have to use the computer keyboard and then आपको write करना होगा। वो लिखने वाला जमाना नहीं रह गया, तो you have to practice it online. It would be better कि आप इसको ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। तो हम बात कर रहे थे इनफॉर्मल लेटर्स की, जो आप फैमिली, फ्रेंड्स, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और अपने रिलेटिव्स, अपने सिबलिंग्स, इन सबको जो लेटर लिखते हो वो होता है इनफॉर्मल लेटर।
अब इनफॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के अलावा अब ये टॉपिक्स हम इनमें जानेंगे कि एक्चुअल में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के टॉपिक्स क्या क्या आ सकते हैं। उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। तो पहले हम देखेंगे फॉर्मल लेटर्स कौन कौन से आ सकते हैं। फॉर्मल मतलब जो आपके ऑफिशियल होते हैं। फॉर्मल लेटर मतलब जो आपके फॉर्मल लेटर्स में ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, यानी कि जो अथॉरिटीज, डिग्निटरीज इनको लिखे जाते हैं। तो आप लोग अगर ये जो मैं टॉपिक बता रही हूं ना, इनमें ही अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी जिनका मेंस एग्जाम है। राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ योर बैंक to conduct a campaign in your area to create awareness about the benefits of KYC। मतलब आपको एक ऐसा लेटर लिखना है अपने ब्रांच मैनेजर को, अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर को अगर आप लेटर लिख रहे हो कि वो एक ऐसा कैंपेन क्रिएट करें जिससे कि केवाईसी को लेकर के, केवाईसी के क्या बेनिफिट्स हैं उसकी अवेयरनेस हो लोगों में। बहुत सारे लोग केवाईसी नहीं कराते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं, अभी यहाँ पे भी हो सकता है कई सारे लोग ऐसे हों जिनको केवाईसी का मतलब ही नहीं पता है, बट बेसिकली केवाईसी इज दैट इज नो योर कस्टमर। इसमें आपका आधार, पैन, ये सारी चीजें होती हैं और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है केवाईसी का बाय विच बैंक obtains information about the identity and address of the customers, and this process helps to ensure that bank services are not misused। ये चीजें इंश्योर करती है कि बैंक की सर्विसेज आपका मिसयूज कोई भी नहीं कर रही। तो जब तक आपको टॉपिक के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, यू विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम इन राइटिंग ऑल दीज डिस्क्रिप्टिव पैटर्न्स। तो अभी हम ये भी बताएंगे कि आपको कैसे इस चीज को मेमोराइज रखना है, क्या क्या लिखना है ना। पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स में टॉपिक्स क्या आते हैं। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अपने जिले के सुपरिंटेंडेंट जो एसपी हैं उनको लेटर लिखना है, ये सजेस्ट करते हुए सजेस्टिंग स्टेप्स टू मेक द पुलिस डिपार्टमेंट मोर अप्रोचेबल, कि भैया आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट को और ज्यादा अप्रोचेबल करो कि वो एकदम एक्टिव रहे। एक तो ये हो गया। देन राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर जो भी आपके यहाँ आता होगा उसके एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है, डिटेलिंग द लॉसेस सफर्ड बाय लोकल रिटेलर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन सेल्स और ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। मतलब ऑनलाइन सेल्स जब होती है ना न्यूज़पेपर की और फेस्टिवल के टाइम पर वो चीजें उनको नहीं अवेलेबल हो पाती हैं, तो उसके लिए आपको जो लॉस हो रहा है उसको डिटेल में बताते हुए आपको लेटर लिखना है। अच्छा, ये वर्ड स्पेसिफिक भी होते हैं, यानी कि वर्ड लिमिट होती है, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यूज अट्रैक्टिव वोकैबुलरी फॉर राइटिंग ऑल दिस। तभी आप अगर 4 लाइनों में, अगर आपको मान लो 80 वर्ड्स में लिखना है तो 80 वर्ड्स में आपको पास अब लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जनरल लैंग्वेज है, तो अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो तो कंसाइज वे में आप उसको बेटर दिखा सकते हो। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द स्ट्रे एनिमल प्रॉब्लम्स। देखो, जो स्ट्रे एनिमल होते हैं, यानी कि आपको जो स्ट्रे एनिमल होते हैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में लिखना चाहिए। यानी कि जो इंडिया में अगर हम देखें ना, द स्ट्रे जो एनिमल प्रॉब्लम है ना, एक ऐसी प्रॉब्लम है दैट इज इन इंडिया एंड नॉट ओनली, दिस इज नॉट ओनली ह्यूमैनिटेरियन इशू बट ऑल्सो पब्लिक हेल्थ कंसर्न। पब्लिक हेल्थ का भी इसमें कहीं ना कहीं वो एक कंसर्न है, क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स ना, दे कैन कैरी डिसीजेस, उनके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती है जैसे रेबीज, राइट, विच कैन बी पास ऑन टू ह्यूमंस इजिली। तो वो एक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए गेटिंग आउट ऑफ हैंड इन योर लोकेलिटी, वो आपको लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना होगा, ठीक। देन कंप्लेंट लेटर अबाउट हेसल फेस्ड बाय कॉमन पीपल ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन। जब डीमोनेटाइजेशन आया था, है ना, उससे जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ी, उसके लिए एक कंप्लेंट लेटर आप लिखो। एक ऐसा कंप्लेंट लेटर अबाउट इंक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन, जो नॉइज पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कंसर्निंग द chaotic स्टेट ऑफ ट्रैफिक। जैसे आप लोग देखते होंगे कई सारे ऐसे पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगता है, उसके अगेंस्ट आप एक लेटर लिख सकते हो, तो वो कंप्लेंट लेटर हो जाता है। देन लेटर टू बैंक मैनेजर टू री इशू योर एटीएम कार्ड। जैसे आपका एटीएम कार्ड खो जाता है
तो आपको अगर एटीएम कार्ड अपना री इश्यू कराना है तो उसके लिए आपने लेटर लिख दिया बैंक मैनेजर को। लेटर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन करप्शन इन दिस कंट्री, आप एक ऐसा लेटर लिखो, किसी को भी लिख सकते हो, किसी भी मिनिस्टर वगैरह को, जिसमें आप अपनी ओपिनियन, अपने व्यूज रख सकते हो अबाउट करप्शन इन दिस कंट्री, कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, तो उसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी। रिक्वेस्ट लेटर फॉर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस इन योर एरिया, एक जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस की, उससे रिलेटेड आप एक रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हो कि ये चीज बढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये सारे आपके फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। अब आते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, सिबलिंग्स, इन सबको लेटर लिखते हैं। तो जैसे आपने लिखा लेटर टू योर यंगर सिबलिंग, जो आपके छोटे भाई बहन हो, स्टेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्दी डाइट एंड द रीजंस फॉर अवॉइडिंग जंक फूड। अब अपने भाई बहन को यही तो सलाह दोगे कि भैया जंक फूड मत खाओ, हेल्दी रहना है, हेल्दी डाइट कैसे लेनी है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताते हुए अपनी सिबलिंग, अपने भाई बहन को लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर यंगर सिबलिंग हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग टू नॉट टेक टू मच स्ट्रेस एट वर्क, मतलब ये बताना कि अभी जिसने जल्दी में ही काम करना या जॉब करना स्टार्ट किया है कि भैया काम के लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लो, इस चीज के लिए लेटर लिखना। Write a letter to your younger sibling about the recent changes in traffic rules and fines, advising him her to be cautious. जैसे मान लो जिस भी कंट्री या जिस भी स्टेट में वो रह रही है, तो रिसेंट जो चेंजेस हुए उसके बारे में उसको अवेयर कराना। राइट, लेटर टू योर फेवरेट नॉवेलिस्ट अबाउट हिज रिसेंट नॉवेल, जैसे आपके चेतन भगत हो गए, आपके रिसेंट नॉवेलिस्ट है ना, उनको बताना कि कितना ज्यादा आपको उनकी रिसेंट नॉवेल पसंद आई। लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर प्रमोशन, आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर कहीं जॉब कर रहा था, ठीक है, उसको उसमें प्रमोशन मिला, तो कॉन्ग्रेचुलेशन का एक लेटर लिख दिया आपने। लेटर टू योर फ्रेंड हु इज डिप्रेस्ड, आपकी फ्रेंड, आपका फ्रेंड कोई भी किसी बात से परेशान है, उससे रिलेटेड आपने लेटर लिख दिया। लेटर टू योर पेरेंट्स एडवाइजिंग देम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, आप अपने पेरेंट्स को एडवाइस करने के लिए लेटर लिख लो कि भैया आप लोग, पापा मम्मी, आपका जो भी बिजनेस का पैसा आ रहा है या आपकी जॉब का जो भी पैसा आ रहा है वो उसको आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। लेटर टू इनवाइट योर फ्रेंड टू योर ब्रदर्स वेडिंग, अपने भाई की शादी में इन्वाइट करने के लिए ही अपनी फ्रेंड को आप लेटर लिख रहे हो। लेटर टू कन्विंस योर फ्रेंड टू टेक बेटर केयर ऑफ हर हेल्थ, आपके अपनी फ्रेंड को कन्विंस, मतलब किसी भी तरीके का जो सोशल हो, है ना। इनफॉर्मल लेटर इसीलिए बोला गया है जो चीजें क्या हो, सोशल हो, और जितनी ज्यादा जो सोशल चीजें होती है उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करने के लिए ये सारी लेटर्स के टॉपिक बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हो गए। अब हम बात करते हैं कॉमन टिप्स की। कुछ कॉमन टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी फॉर लेटर राइटिंग। वर्ड लिमिट, आपका चाहे नाबार्ड का एग्जाम हो, आपका एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, है ना, ये आपके कोई भी एग्जाम हो, इन सब में वर्ड लिमिट जो लेटर की होती है वो होती है 150 वर्ड्स। टॉपिक सबने समझ लिया कि नहीं? अब देखो कैसे लिखना है। देन देयर शुड बी अ करेक्ट फॉर्मेट एंड सैल्यूटेशन डिफरेंट फॉर बोथ। करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, आप सैल्यूट यानी कि मिस्टर, मिस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो अगर फॉर्मल लेटर्स में लगा रहे हो, है ना, तो लेटर राइटिंग में ये चीजें जो कॉमन है वो मैं अभी बता रही हूं। देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड इंडेंटेशन। देखो बाकी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि स्पेलिंग का हमें ध्यान रखना है, पंक्चुएशन यानी कि फुल स्टॉप कॉमा कहाँ लगाना है, ग्रामर का कहाँ ध्यान लगाना है, ठीक है। और इंडेंटेशन जो होता है ना, इंडेंट मार्जिन, जैसे अगर आप देखिए यूज करते हैं, तो जब हम इंडेंटेशन की बात करते हैं तो इंडेंटेशन मतलब बेसिकली अगर लेटर के लिए देखें, जो आप लेटर लिखते हो, दिस इज द एक्शन ऑफ इंडेंटिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इंडेंटेड हम इसको बोलते हैं, है ना। एक एज या सरफेस ऑफ समथिंग, उस चीजों पे ध्यान देना है। एवरी पार्ट कैरीज इक्वल वेटेज, हर एक पार्ट में इक्वल, जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हो इक्वल वेटेज होना चाहिए। 3 पैराग्राफ जिनमें आपको ध्यान देना है, इंट्रोडक्टरी, बॉडी और कंक्लूजन। किसी भी ऐसे में, किसी भी लेटर में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आपने आपसे जो चीज लिखने के लिए बोली गई उसका इंट्रोडक्शन, उसके अंदर जो कंटेंट बोला गया है किस चीज के लिए आप, जैसे अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, देखा है ब्रदर्स वेडिंग, तो कंटेंट आपका ब्रदर्स वेडिंग के लिए जाएगा। देन कंक्लूजन, आप लास्ट में उनको थैंकफुल करते हुए आगे चीजें बताओगे, ठीक। देन ट्राई नॉट टू गो बियॉन्ड अ सिंगल पैराग्राफ फॉर द बॉडी।
मतलब एक चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है कि अपनी पूरी बात आप सिंगल पैराग्राफ में ही लिख लो, यानी कि जो कंटेंट है, जो बॉडी आप लिखते हो इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। देन और आपको क्या ध्यान रखना है, और लेटर मस्ट नेवर बी रिटन इन पॉइंट्स। लेटर को कभी भी आप 1 2 3 करके नहीं लिख सकते, वो आपको अवॉइड करना है। यू हैव टू यूज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस यूज करो लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना घुमा करके मत लिखो और एंड, ये जैसे इससे हम कनेक्ट करते रहते हैं ना सेंटेंस को, इस चीज को नहीं करना है। एंड द लेटर शुड हैव अ फ्लो क्लियरली मेंशनिंग द पर्पस ऑफ राइटिंग। जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपको लेटर लिखने के लिए बोला गया है, एक ऐसा फ्लो होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर पढ़े तो उसको क्लियरली उस पैराग्राफ में पढ़ते ही समझ में आए, अच्छा इस चीज के लिए बोला गया है। देन डू नॉट यूज जार्गन, स्लैंग और एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस नहीं यूज करने, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करने, कोई स्लैंग नहीं यूज करना है, बिकॉज का जैसे BCZ लिख दो, है ना, तो जार्गन नहीं यूज करने, इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है, ठीक। अब जो फॉर्मल फॉर्मेट होता है, आपको स्टार्ट कैसे करना है, यूज अ कॉमा आफ्टर एवरी लाइन। तो इसके लिए मैं फॉर्मेट सीधा आप लोगों को ना लिख के ही बता देती हूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ध्यान देना सभी लोग, है ना। सबसे पहले होता है आपका लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होगा, मतलब जो आपको, मतलब जिसके आप अपना एड्रेस लिखोगे, है ना। आप लेटर भेजो, आप अपना एड्रेस लिखो, कि जैसे आपने लिख दिया कि CP9 विजयंत खंड, ठीक है, CP9 विजयंत खंड लखनऊ, कोड लिख दो, ठीक, कोड लिख दिया आपने। ये सेंडर का क्या हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक। इसके बाद आप डेट डालेंगे, क्या डालेंगे, डेट, जो कि इंपॉर्टेंट है। डेट मान लो आज है, अगर मैंने बोल दिया या आज या कल, कोई भी डेट डाल दो, जैसे मान लो मैंने 10 डाल दी, धनतेरस वाली डेट डाल देती हूँ, 10 नवंबर 2023 आपने डाल दिया, ठीक। इसके बाद अब आपका आएगा जो रिसीवर है, मतलब जिसके लिए आप लिख रहे हो। मान लो आप किसी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के लिए लिख रहे हो, रिसीवर्स, जो रिसीवर है ना, उसका टाइटल और उसका नेम या एड्रेस, या तो उसका टाइटल डालो या उसका नेम और एड्रेस। बहुत ध्यान से देखना, ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो उस रिसीवर का टाइटल मान लो मैंने डाल दिया द HOD, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ठीक, पॉलिटिकल एंड साइंस डिपार्टमेंट, ठीक। इस तरीके से हो गया, पॉलिटिकल एंड साइंस डिपार्टमेंट आपने मेंशन कर दिया, और फिर आपने वहां का एड्रेस डाल दिया, मान लो लखनऊ, अगेन, ठीक। क्या क्या आपको फोकस करना हुआ अभी दो चीजों में, एक तो सेंडर एड्रेस, अगेन सेकंड नंबर है ये, फर्स्ट सेकंड, और रिसीवर टाइटल और नेम और एड्रेस, ये थर्ड हो गया आपका। ये 3 से आपको स्टार्ट करना है। फिर 4th नंबर में जो आपका आएगा, अब आप लिखोगे सब्जेक्ट, कि किस चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो, किस चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हो वो मेंशन करो, है ना। जैसे मैंने लिख दिया कि आई एम अप्लाइंग फॉर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024, अगले आने वाले साल के लिए, ठीक। ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी कि ये हमेशा फॉर्मल लेटर्स में ही लिखनी चाहिए, ठीक, ये बात रखना है। अब आप सैल्यूटेशन लिखोगे 5th नंबर पे, सैल्यूटेशन की भी हमने बात करी थी ना। 5th नंबर में आपका आ जाता है सैल्यूटेशन। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, मैम, जिनको भी आप लिख रहे हो, कोई भी हो सकते हैं, डियर या रिस्पेक्टेड, यही 2 चीजें आप लिखते हो,
डियर और रिस्पेक्टेड, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। अब ये मैम है तो मैम, या सर है तो सर। ठीक, 5th नंबर तक यहां हो गया। अब इसके बाद आपका बॉडी ऑफ द लेटर आएगी, है ना। इसके बाद आपकी क्या आएगी, 6th नंबर, यानी कि मेरे पास स्पेस नहीं थी तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें आपको 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी यानी कि जो कंटेंट है जिसके बारे में आप लिख रहे हो, और कंक्लूजन, है ना। ये 3 चीजें आपको यहां पे फोकस करते हुए लिखनी है, तीनों चीजें बॉडी ऑफ द लेटर में। ठीक है, यानी कि जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रो, फिर डिस्क्राइबिंग द इशू, जो आप जैसे मान लो आप इशू बताओ अपना, फिर आप उसमें लास्ट में कंक्लूजन लिखते हो, रिक्वेस्ट टू डू द नीडफुल कोऑपरेशन। ठीक है, रिक्वेस्ट टू डू नीडफुल कोऑपरेशन, ये आपका पॉइंट हो गया। और लास्ट में जो आपका 7th पॉइंट होगा वो क्या होगा, जब आप 7th पॉइंट में जाओगे तो 7th पॉइंट लास्ट आपका होता है एंडिंग सैल्यूटेशन। एक स्टार्टिंग सैल्यूटेशन होता है, एक एंडिंग में भी आप सैल्यूटेशन लिखते हो, हाईली ऑब्लाइज और समथिंग लाइक दैट, जैसे आप लोग एकेडमिक में नहीं लिखते थे, और उसमें सेंडर्स नेम और अपना नाम लिख दोगे। क्या लिखोगे ये भी बता दे रही हूं, इतना फॉर्मेट याद कर लो एकदम, है ना। जैसे हमने लिख दिया योर्स ट्रूली XYZ, जो भी नाम है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स हैं, ये आपका फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का। ये आपका फॉर्मेट किसका है, फॉर्मल लेटर का। यू हैव टू मेमोराइज दीज 7 पॉइंट्स, राइट। और यही चीज, इसको चाहो तो अच्छे से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स टाइटल, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, देन बॉडी ऑफ द लेटर एंड देन एंडिंग सैल्यूटेशन, राइट। ये है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। और यही चीज यहां पे अब मेंशन की गई है कि यूज अ कॉमा आफ्टर एवरी लाइन ऑफ एड्रेस, हर लाइन का जो एड्रेस लिखते हो उसमें कॉमा यूज करना। सैल्यूटेशन जो होना चाहिए, इट शुड बी डियर मैम और सर। सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड आफ्टर और बिफोर सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट डियर सर और मैम के बाद भी लिख सकते हो और उसके पहले भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। एड्रेस ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी मेंशन्ड इन अ फॉर्मल लेटर। अभी जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, बाद में रिसीवर का आएगा, पहले रिसीवर का नहीं करोगे, ठीक है। सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस एंड देन सैल्यूटेशन, दिस शुड बी द फॉर्मेट। फर्स्ट नंबर सेंडर एड्रेस, सेकंड नंबर पे रिसीवर एड्रेस, थर्ड नंबर पे सैल्यूटेशन या सब्जेक्ट। द इंट्रोडक्शन मस्ट मेंशन द इशू, जो इंट्रोडक्शन आप लिखोगे उसमें इशू होना चाहिए। जो बॉडी आप मेंशन करोगे यानी कि जो कंटेंट लिखोगे उसमें इशू डिस्कस करोगे, डिस्क्राइब करोगे। द कंक्लूजन मस्ट कोट दी स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, एक्सपेक्टेशंस, टाइमलाइंस। मतलब कंक्लूजन में आप यही तो लिखोगे कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या स्टेप होने चाहिए, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, क्या डेडलाइन है, वो सारी चीजें। द स्टेटमेंट मस्ट बी वेरी डायरेक्ट एंड रिटन इन अ फॉर्मल कमांड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। फॉर्मल कमांड और सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये भी बता दूं कि सेंटेंस कौन से यूज होंगे, एक्टिव वॉइस वाले, पैसिव वॉइस मत यूज करना। मतलब जो डायरेक्ट सेंटेंस हम यूज करते हैं उसी का यूज करके आप ये फॉर्मल लेटर्स के लिए यूज करोगे, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इनफॉर्मल लेटर्स में। जब इनफॉर्मल फॉर्मेट की बात करते हैं, जब कभी भी किसकी बात करते हैं, इनफॉर्मल की बात करते हैं, तो चलो इसका एक पहले वो देख लेते हैं तो हमें ज्यादा आसानी होती है समझने में। इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट, जब इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट की बात आती है तो बहुत आसान है। यहां पे सबसे पहला आपको लिखना है फर्स्ट नंबर पे सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेंडर का एड्रेस,
है ना, जहां पे सिर्फ मेंशन किया जाता है एड्रेस, ना कि नाम वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ एड्रेस। जैसे कि एड्रेस अभी मैंने फिर से मैंने लिख दिया, जैसे मान लो CP9 विजयंत खंड लखनऊ, कोड डाल दिया, ठीक, सिंपल। उसके बाद आपकी आती है यहां पे भी डेट। सेकंड नंबर पे क्या आएगी कि कौन सी डेट को आप लिख रहे हो, तो डेट मेंशन कर दो। जैसे हमने बोल दिया 10 नवंबर 2023, ये हमने लिख दिया। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, अच्छा जिसको पता हो वो आंसर देता भी जाए। थर्ड नंबर पे आप सैल्यूटेशन यहां पे भी लिखोगे, डियर करते हो ना भाई, अपने भाई बहन को लिखोगे तो डियर वगैरह नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। क्या तो मैम लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, डियर बहन तो लिखोगे नहीं, प्रिय बहन लिखते हो ना, जैसे पहले के टाइम पे लेटर लिखा जाता था, फ्रेंड है तो नाम लिख दोगे, जैसे आपने लिखा डियर अनु, लिख दिया आपने डियर अनु। अब यहां पे सब्जेक्ट नहीं आता है, यहां पे डायरेक्टली बॉडी ऑफ द लेटर आ जाती है, क्योंकि ये क्या है, इनफॉर्मल है। अब आ जाएगी आपकी बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी में आप क्या लिखने वाले हो, कुछ भी लिख सकते हो, उसको कुछ भी समझा सकते हो, है ना, या उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो कि माई हैप्पीनेस knew no bound that when I got to know that you have topped your exam and achieved your dream, है ना। हमने यहां पे जैसे लिख दिया my happiness knew no bound when I got to know that you have topped in exam, है ना। फिर आगे उसके आगे कंटिन्यू कर दो, है ना, उसके आगे आप अपना जो भी लिखना चाहते हो उसके आगे वो बॉडी ऑफ द कंटेंट हो जाएगा। कि यहाँ पे टोन क्योंकि पर्सनल है, सो अकॉर्डिंगली आप यूज लिख सकते हो कि और अपना सपना तुमने पूरा कर लिया, ठीक है, इस तरीके की सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि आई एम प्लीज दैट आई विश आई वर देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, ये भी आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हो। फिर सीधा सीधा यहाँ पे फिफ्थ में क्या कर दोगे, फिफ्थ पॉइंट जो आपका आ जाएगा एंडिंग सैल्यूटेशन आ जाएगा। आपने सब लिख दिया, अब आप एंडिंग सैल्यूटेशन लिखोगे, है ना। एंडिंग सैल्यूटेशन में क्या आ जाएगा, ये आप सभी को पता होगा। एंड आप किससे करते हो, योर्स लविंगली, आपके भाई बहन है, आपकी फ्रेंड है तो लविंगली लिखते हो, आप ट्रूली वहां पे नहीं लिखते हो, है ना। आप क्या लिखते हो, लविंगली, और उनका नाम जो आप लिख रहे हो आप अपना नाम यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे क्या कर दोगे, सेंडर्स नेम, जो कि आपने ये लिख दिया XYZ। सो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है फॉर इनफॉर्मल लेटर। आई होप आपको उसमें 7 पॉइंट्स है, इसमें सिर्फ आपके 4 पॉइंट्स हैं। योर सेंडर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर एंड व्हाट, एंडिंग सैल्यूटेशन, राइट एवरीबॉडी। सो दिस वाज द इनफॉर्मल फॉर्मेट। अब इसको हम थोड़ा यहां देख लेते हैं कि एड्रेस ऑफ ओनली द सेंडर शुड बी मेंशन, सिर्फ सेंडर एड्रेस होना चाहिए। यूज कॉमा आफ्टर एवरी लाइन ऑफ एड्रेस, ये तो अपने उसमें भी करना था हमें। सैल्यूटेशन शुड बी डियर नेम ऑफ द फ्रेंड और फैमिली, डियर के साथ आप फ्रेंड या फैमिली का नेम जो भी डालेंगे जिसको लिख रहे हैं। द इंट्रोडक्शन शुड हैव ग्रीटिंग्स एंड मेंशन द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर। आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा उसमें आप ग्रीट करोगे उनको, विश करोगे और रीजन लिखोगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो। द बॉडी शुड गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम, और इसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना होगा आपको बॉडी ऑफ द लेटर में। कंक्लूजन मस्ट इवन एंड विद वेल विशेस, आप उनको आगे कॉन्ग्रेचुलेट करके लिख सकते हो, जैसे कि योर फ्यूचर सीम्स और योर फ्यूचर श्योर लुक्स ब्राइट, राइट, फ्रॉम वेयर आई सी इट, कंटिन्यू विद द ग्रेट वर्क, कांग्रेचुलेशंस, राइट। इस तरीके से आप एंड कर सकते हो। बी पोलाइट एंड डू नॉट फॉर्म लॉन्ग सेंटेंसेस एंड बी एक्स्ट्रा केयरफुल टू द वर्ड लिमिट, जो वर्ड लिमिट है उससे भी केयरफुल रहना। तो बहुत ही कंसाइज वे में आप चीजों को डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट, इस बात का ध्यान रखना है। अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर,
while writing essays for bank exams. That was all about letter. I hope आप लोगों को लेटर के बारे में सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी. फॉर्मल कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं, क्या क्या टॉपिक्स थे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में, वो सब बता दिया. अब बारी आती है आपके एसे राइटिंग की, कि जब हम एसे राइटिंग लिखते हैं तो उसके कुछ टिप्स हैं जो आपको देखना होगा. ठीक है. अच्छा, एक चीज और है, ऐसे राइटिंग से पहले आपको कुछ लेटर राइटिंग से रिलेटेड भी हम बात बता दें कि किस तरीके का लेटर है, क्या लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना. अब जैसे मान लो एप्लीकेशन फॉर लीव लिखते हो तो आपको पता है छुट्टी को लेकर के ही लिखना है, तो बताओगे कि कितने दिन की छुट्टी लेनी, क्या लेनी, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. आपको पता होना चाहिए आप लिखना क्या चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स फॉर राइटिंग एसेज. ऐसे के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है. दैट इज एन आई कैचिंग टाइटल. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल जो होना चाहिए किसी भी ऐसे का, वो थोड़ा सा आई कैची होना चाहिए. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. टाइटल शुड बी सच दैट इट ड्रैग्स द अटेंशन ऑफ द रीडर. मतलब इतना अट्रैक्टिव टाइटल लिख दो कि रीडर का जो रीडर पढ़े ना तो उसको पढ़ने का मन करे. So the title along with the content also plays an important role. भैया टाइटल के साथ आप कंटेंट जो लिखोगे मेन, वो भी तो ऐसा नहीं टाइटल देख करके आपको ठीक है दे दिया 12 नंबर 15 नंबर, नहीं. टाइटल. नेक्स्ट पॉइंट है फेमिलियरिटी विद द टॉपिक. आपको कोई भी टॉपिक दिया गया हो, अभी टॉपिक्स भी हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक्स है. As mentioned above, aspirants must pick only that topic with which they have completed familiarity and can present it easily with a lot of many useful facts and information related to that topic. जैसे मान लो अभी रिसेंट में कोई भी चीज देख लो, रिसेंट का जैसे अभी इजराइल से रिलेटेड कोई चीज आ जाए लिखने के लिए, इजराइल या पैलेस्टाइन से, ठीक है. अगर वहां पे जो भी चल रहा है, तो अगर आपने न्यूज देखी है, जो फैक्ट्स है, जो इंफॉर्मेशन आपको, अगर वो चीजें आपको पहले से पता है, ठीक है, वो चीजें आपको पता है और उसमें आपसे ऐसे में पूछा गया कि इसके रीजंस क्या हैं, या ये भी जाने दो, बहुत अभी इस समय जैसे आपका कोरोना चला था, वो तो पुराना हो गया है लेकिन फिर भी बताती हूँ. कोरोना हो गया, G20 हुआ इस साल यहाँ पे, है ना. उसके बाद और क्या हुआ था, है ना. तो जो करंट की सिचुएशन है उससे रिलेटेड आपको अवेयर होना चाहिए. ठीक, यू शुड बी फेमिलियर विद द टॉपिक. नेक्स्ट, स्टिक टू द टॉपिक. जिस भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उससे ध्यान भटका के अपना ज्यादा ओपिनियन ना लिख के जो फैक्ट्स और फिगर्स है उन पे ध्यान देना है. सो एस्पायरेंट्स मस्ट स्ट्रिक्टली स्टिक टू द टॉपिक एंड राइट एवरी सेंटेंस रिलेटेड टू द टॉपिक. हर एक सेंटेंस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. दे मस्ट नॉट राइट एनी कॉन्ट्रोवर्शियल सेंटेंसेस इन द एग्जामिनेशन. किसी भी तरीके की कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपको यूज नहीं करनी है एग्जाम में. लाइक लेटर, देयर इज ऑल्सो अ फॉर्मेट फॉर राइटिंग ऐसे विच इंक्लूड 3 पैराग्राफ्स. जैसे लेटर की तरह ऐसे में भी 3 चीजों पे आपको खास करके ध्यान देना है. कहते नहीं है कि फिल्में सिर्फ चलती हैं किन 3 चीजों से, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड ओनली एंटरटेनमेंट. तो यहाँ पे लेटर और ऐसे सिर्फ 3 चीजों से चलता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. This is the beginning of the essay where the attention of the reader has to be drawn. The interest to read the essay has to be developed. ये आप जब इंट्रोडक्टरी एकदम बढ़िया अट्रैक्टिव लिख देते हो ना, यहीं से आधे से ज्यादा रीडर का जो अटेंशन है वो खिंचाता है. ठीक है. फिर बॉडी में आप फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन और फिगर्स की बात करोगे, वेयर द पैराग्राफ विल बी रिच इन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एसे टॉपिक which the aspirants have chosen. जो टॉपिक आपने चूज किया एंड चूज वाइजली. आप जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में आपको लिखने को आ जाए तो आपको पता है कि कौन कौन सी स्कीम चली, है ना. जो वुमेन्स है आप उसमें सारी वुमेन्स आ जाएंगी, या गर्ल चाइल्ड के लिए क्या किया गया, तो वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी. वो फैक्ट्स और फिगर्स आप बॉडी में शो करोगे, यानी कि जो कंटेंट होता है बीच का. राइट. नेक्स्ट है कंक्लूजन. लास्टली दिस इज द एंडिंग पैराग्राफ वेयर एस्पायरेंट्स विल क्लोज द एसे विद दी पॉजिटिव नोट. एक पॉजिटिव नोट के साथ ऐसे को आप खत्म करोगे. एक अपना ओपिनियन भी रख सकते हो अगर एप्लीकेबल हो. ऑल द 3 पैराग्राफ मस्ट बी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. इंट्रोडक्शन जैसे ही आपने खत्म किया, उसी इंट्रोडक्शन से कुछ लाइन लेते हुए, कुछ चीजें अब लिखते हुए, तब आप कंटेंट स्टार्ट करोगे और कंटेंट जहां से आपने एंड किया है उनसे रिलेट करते हुए आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे. ठीक है. तो ये इंटर रिलेटेड होने चाहिए. देन यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो वर्ड लिमिट जो होनी चाहिए, है ना, वो आप जरूर ध्यान रखें.
क्योंकि वर्ल्ड लिमिट से अगर बाहर गए तो आपका कैंसिल वैसे ही हो जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं बंदा, है ना। तो 3000 टू, अगर हम देखें हमारे हाई स्कूल में 3000 वर्ड्स का 300 to 1000 वर्ड्स का होता था, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में अगर हम देखें तो उसमें कुछ ऐसे ही होता था। लेकिन अगर हम बैंक एग्जाम की बात करते हैं, whenever we talk about बैंक एग्जाम्स, तो उसमें इतनी वर्ड लिमिट नहीं मिलती है। इट शुड बी बिटवीन 150 to 250 वर्ड्स ओनली। 800 वर्ड्स तक भी जाता था। लेटर और ऐसे राइटिंग की वर्ड लिमिट बेसिकली इतनी ही होती है, तो ये ध्यान रखना है। राइटिंग अ बिग ऐसे वोंट फेच यू मोर मार्क्स। ज्यादा लंबा लिखने से तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना लिख रहे हो दैट शुड बी कंसाइज और दैट शुड बी इंक्लूडेड विद सम फैक्ट्स और फिगर्स, राइट, जो तुमसे पूछा गया है। अब लैंग्वेज ध्यान रखनी है। दे हैव अ बिग मिसकंसेप्शन इन द माइंड दैट दे नीड टू राइट द एसे इन अ हाई फाई लैंग्वेज। बहुत टफ वोकैबुलरी यूज करो। अरे भैया, वोकैबुलरी यूज करो मीडियम लेवल की। तो ये भ्रम अपने दिमाग में मत पालना। इजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज लिखो और सिंपल सेंटेंस यूज करो, लेकिन थोड़ा इफेक्टिव हो। What is needed to be write an essay in the descriptive section of any bank PO mains exam? किसी भी बैंक PO मेन एग्जाम में आपको ऐसी लैंग्वेज लिखनी है, सिंपल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। इतनी टफ वोकैबुलरी ना यूज कर दो कि रीडर ही पढ़ के कैंसिल कर दे, ठीक है। चलो, अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इसी में लोग बाहर हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको, और यहाँ पे देखा करो, क्योंकि ऑनलाइन आपको लिखना है, तो अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ऑटो करेक्शन उसमें अवेलेबल नहीं होगा एग्जाम टाइम में। आपको उसमें से ऑटो करेक्शन हटा करके आपको सिस्टम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस पे बहुत खास करके ध्यान रखना। अब आते हैं हम टॉपिक्स पे। क्या क्या टॉपिक्स है? जैसे अभी स्कीम चली है वन नेशन वन इलेक्शन की, मोदी जी के द्वारा, इस पे अच्छे से रिसर्च करो। ये एकदम करंट के टॉपिक्स हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस करो लिखने की, और ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, है ना। मिशन चंद्रयान 3 अभी हुआ है, ग्रीन ग्रोथ, EUPI बहुत चल गया, G20 समिट, कैशलेस इकोनॉमी, NPA क्राइसिस, नॉन प्रॉफिट एसेट जो होती है उसकी जो क्राइसिस हुई भारत में, वो टॉपिक, ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी, NPA, एस्ट्रो टूरिज्म, PM श्री स्कूल स्कीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माई विजन फॉर इंडिया एट 2024, राइट। मेनेस ऑफ फेक न्यूज, जो फेक न्यूज का इतना ज्यादा प्रचलन चला है, ये सारे आपके करंट टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे अभी से लिखना स्टार्ट कर दो। अगर अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने मैंने बताए सब करंट टॉपिक्स हैं और इसमें लिखोगे, और किसी दिन हम इसकी क्लास भी ले लेंगे, कुछ लिख के भी दिखाएंगे आपको, लिखा लिखा है कि कैसे इंट्रोडक्शन में आपका है, ठीक है। इसकी भी एक क्लास हम आपकी लेंगे और इसका भी ले लो। 5G टेक्नोलॉजी आ गई, अब जितने भी फोन आ रहे हैं सब 5G आ रहे हैं, तो कहां से स्टार्टिंग हुई, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीजें, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, वो सारी चीजें मेंशन करनी है। तो हर एक चीज आपको देखनी है, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। और ये सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। टिल देन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.